हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस पर कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है आपका एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, जिसमें से एक रिएक्शन है आपकी PCl5 जो डिकम्पोज होकर आपका PCl3 NCl2 फॉर्म कर रहा है, और सेकंड है आपका NO2 जो आपका NO और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है। इन दो रिएक्शंस के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और ये करना है आपको कंसंट्रेशन की टर्म्स में। तो देखिए, फर्स्ट के लिए हम देखते हैं फॉर द रिएक्शन। आप जानते हैं कि ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट आपका PCl5 है, तो टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी। क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रही है इसलिए आपने यहाँ माइनस यूज़ किया है। PCl3 आपका प्रोडक्ट है और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब प्लस ही है। और इसी तरह से आपका Cl2 भी एक प्रोडक्ट है, इसके लिए भी आपने इस तरीके से लिया है। सेकंड देखते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो जिस तरह आपने फर्स्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है, इसी तरह आप सेकंड का यूज़ करेंगे। तो आप इसके लिए लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जब NO2 के रेस्पेक्ट में निकलेगा तब आपका माइनस है, और यहाँ पर ये जो टू मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे, आपके अपॉन में चले जाएंगे। ऐसे ही जब आप NO के लिए निकालेंगे तो इसके भी टू मॉलिक्यूल अपॉन में आ गए हैं, और O2 के मॉलिक्यूल्स का नंबर नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सा हमने DT रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आर एट डिफरेंट टाइम्स आर गिवन बिलो। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम्स पर दी गई है। तो एक तरफ आपने लिखा है टाइम जो कि सेकंड में है, और एक तरफ आपकी लिखी है कंसंट्रेशन जो मोल पर लीटर में है। तो देखिए, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है यानी टाइम आपका ज़ीरो है, तब आपके जो रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है, 160 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। इसी तरीके से 5 सेकंड पर आपको अमाउंट दिया गया है, 10, 20 और 30 पर ये अमाउंट दिए गए हैं। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपकी ये रिएक्शन है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और इसमें आपको डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पर क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप जानते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे। यानी अगर पहले हम इन दो कंसंट्रेशन पे देखते हैं, यानी जब आप एक बार टाइम लेंगे T0, एक बार टाइम लेंगे 5 सेकेंड, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंसंट्रेशन थी वो आपकी ये है, और सेकंड कंसंट्रेशन आपकी ये है। तो आप क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस करते हैं, और जो टाइम इंटरवल है वो अपॉन में आएगा। तो आपने वही लिखा है R2 माइनस R1। क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिया है इसीलिए हमने यहाँ पर पहले ही माइनस का सिंबल यूज़ किया है। तो देखिए, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप हर एक टाइम पर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ आपने लिखी है R1 की वैल्यू, एक तरफ है R2 की वैल्यू। तो R1 क्या है आपका, ये है 160 इंटू 10⁻³ और R2 क्या लिया है, 80 इंटू 10⁻³ तो ये इस तरह लिखी हुई है। तो 10 की पावर उन्होंने ऊपर दिखा दी है और ये अमाउंट नीचे है। तो देखिए, T1 और T2 सेकंड में है। T1 क्या है आपका 0, T2 क्या है आपका 5। तो देखते हैं इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए, R2 माइनस R1 करना है, तो R2 कितना है आपका 80 इंटू 10⁻³ R1 कितना है 160 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर ली। दोनों में ही जो 10 की पावर है वो कॉमन है, तो हमने इसे बाहर कर लिया है और इस चीज़ को इस तरह ब्रैकेट में किया है। आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 16 इंटू 10⁻³
ये कब है? जब आपका टाइम क्या है 5 सेकंड पर। तो जब टाइम आपने 5 सेकंड लिया है तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये है। इसी तरह से अब आप पहले आपने एक रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे निकाला है, सेकंड आप निकालेंगे इन दो के बीच में, यानी जब आप T1 को लेंगे 5 और T2 को लेंगे 10, इसी तरीके से थर्ड निकलेगा तब T1 को 10 सेकंड कर लेंगे और इसे कर और T2 को 20 कर लेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है, यहाँ पर R2 लिया है 40 और R1 लिया है 80। इसे माइनस करेंगे बिल्कुल पहले फार्मूले से, ये पहले फार्मूले से ही आप ये सारा डेटा रखेंगे और इस तरीके से इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इट हैज़ बीन सीन दैट द एवरेज रेट डिक्रीजेज फ्रॉम 16 टू 0.75, यानी जो आपका लास्ट रेट ऑफ रिएक्शन निकला है वो 0.75 है और 10 की पावर -3, और जो फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन निकला था वो आपका 16 था। तो 16 से 0.75 तक क्या हो रहा है, ये वैल्यू आपकी यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर एज। तो ये अमोनिया है, ये ऑक्सीजन है, जब वे रिएक्ट करते हैं तो NO और 6H2O बनते हैं। In an experiment, rate of formation of NO is 3.6 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी जब ये रिएक्शन हो रही है तो NO के अपीयरेंस की जो रेट है वो आपको दी गई है। कैलकुलेट फर्स्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब डिसअपीयरेंस किसका हो सकता है, यहाँ अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों का हो सकता है, आपसे अमोनिया का पूछा है। एंड सेकंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी आपको अमोनिया के डिसअपीयरेंस का और वाटर के फॉर्मेशन का रेट कैलकुलेट करना है। तो देखिए रिएक्शन हमने फिर से लिख ली है। अब यहाँ रिएक्शन आपको बैलेंस करके दी गई है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है तो आप इसे बैलेंस खुद करेंगे, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस दी गई है। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अमोनिया और वाटर का ही कैलकुलेट करना है और आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन दी गई है। तो आप पहले इन तीनों में रिलेशन देखेंगे तो आप जानते हैं कि आपका ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा वो माइनस में आएगा। इसके मॉलिक्यूल 4 हैं तो 4 अपॉन में आएगा, इसके मॉलिक्यूल 5 हैं ये भी अपॉन में आ जाएंगे। ये आपका प्रोडक्ट है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन प्लस में निकलेंगे, तो ये है। ये आपने रेट ऑफ रिएक्शन सभी के लिए एक इक्वेशन लिख ली है रेट ऑफ रिएक्शन की। अब यहाँ से हम अमोनिया का डिसअपीयरेंस और वाटर का अपीयरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया ये इक्वल होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के। ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में देखिए ये वैल्यू जो अमोनिया है इसका डिसअपीयरेंस, ऑक्सीजन का डिसअपीयरेंस, नाइट्रिक ऑक्साइड का अपीयरेंस और वाटर का अपीयरेंस, ये सब क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, इसलिए जो इसकी वैल्यू है वही इसके इक्वल रखेंगे आप। तो ये वैल्यू इसके इक्वल रख लेंगे, तो इस तरह से आंसर आपका यही आ जाएगा। सेकंड कैलकुलेट करते हैं आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहीं से रेट ऑफ आप इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है और इनमें से किसी को भी आप इसके इक्वल रख लेंगे। तो देख लीजिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपका ये है फ्रॉम रेट इक्वेशन। ये जो रेट इक्वेशन है यहाँ से आप इसे इसके इक्वल रख सकते हैं जो कि ये रखा हुआ है। अब देखिए आपको NO की कंसंट्रेशन दी गई है, तो NO का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, NO की रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, सॉरी NO का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको ये दिया गया है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये आपने यहाँ रख ली, 4 आपका अपॉन में है और आपको वाटर का अपीयरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से 6 को क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू आएगी ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका
The decomposition of N2O5 in CCl4 solution at 380 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 m, और m आप जानते हैं यहाँ पे मोलैरिटी है, and after 184 minutes it is reduced to 2.08 molar. The reaction takes place according to the equation. तो ये जो रिएक्शन है इस इक्वेशन से दी गई है, और ये कहाँ पे हो रही है, आपकी कार्बन टेट्रा क्लोराइड में हो रही है. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, यानी आपको जो रेट कैलकुलेट करना है वो आपको आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड, तीनों टर्म्स में कैलकुलेट करना है. तो देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन के लिए या आपके क्वेश्चन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट है तो वैल्यू किस में, माइनस में होगी. क्वेश्चन में दिया गया है कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की थी तब N2O5 की कंसंट्रेशन ये है, और 184 आफ्टर 184 मिनट्स ये कितनी हो जाती है, 2.08 हो जाती है. तो आप देखिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पर R2 माइनस R1 मतलब जो बाद वाली कंसंट्रेशन है उससे इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस किया जाएगा. तो आपने वही किया है और माइनस का सिंबल आगे लिया है. ये किस में है, मोल पर लीटर में, और जो भी टाइम टेकन है वो अपॉन में आता है. देखते हैं, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की वैल्यू प्राप्त होती है. अब देखिए, इफ़ टाइम 184 मिनट, तो आप इस मिनट की वैल्यू को आवर्स में चेंज कर लेंगे, और कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड करके, तो आवर्स में आ जाएगा. ये वैल्यू आपने मिनट में कैलकुलेट कर ली है, तो यहाँ पर मिनट में आपने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया है. यहीं पर अगर आपको आवर्स में कैलकुलेट करना है तो यहीं 184 मिनट्स के जगह पर आप क्या रख लेंगे, ये वैल्यू रख देंगे. तो देखिए, जब आप सेकंड रेट आपने कैलकुलेट किया है तो बाकी सारी वैल्यू सेम है, बस ये वैल्यू चेंज है. तो यहाँ पर जो वैल्यू आपने निकाली थी वो मोल पर लीटर पर मिनट में थी, अब जो वैल्यू निकलेगी वो मोल पर लीटर पर आवर्स में निकलेगी, जो कि कुछ इस तरह है. अब यही टाइम जब आप सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और अब जब आप सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर जहाँ आपने मिनट रखे थे यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, ये वाले सेकंड आ जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह है. इसे सॉल्व करने पर आपको कुछ ये वैल्यू प्राप्त होती है. तो इस तरीके से आप सेकंड में, आवर्स में, मिनट्स में, तीनों में ही वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं. क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं. तो आपने आवर्स, मिनट्स और सेकंड में वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. आगे दिया गया है व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इसी टाइम पीरियड में NO2 के प्रोडक्शन का रेट क्या होगा. तो आप देखिए कि आप जानते हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन से आप लिख सकते हैं कि रेट इज़ इक्वल 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T. तो रेट आपने कई बार कैलकुलेट कर लिया है, तो कोई भी एक रेट आप ले लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आप लेंगे. तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू रख दी है, और इसमें से यहाँ पर आपने कौन सा लिया है, मिनट्स में जो रेट आपने कैलकुलेट किया था, जो कि जिसकी वैल्यू ये है 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट. ये वैल्यू आपने कहाँ रख दी है, इस रेट की जगह पर रख दी है. तो जब आप यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ ये 4 आ जाएगा. इन्हें सॉल्व करने पर आपको ये मिलता है, ये क्या है, आपके NO2 का रेट ऑफ रिएक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोजेज एट दिस टेम्परेचर एज, इक्वेशन इसकी ये होगी, इफ़ द इनिशियल प्रेशर इज़ 125 mm यानी मिलीमीटर, एंड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ द रिएक्शन टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर इज़ 148 millimeter. Calculate the average rate of reaction in
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मिनट और मोल पर लीटर पर मिनट। यानी ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, एक बार प्रेशर के रेस्पेक्ट में और एक बार आप मोल के रेस्पेक्ट में उसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जब आप 80 एम पर मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तब आपको यहाँ पर प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ प्रेशर दिया गया है, लेकिन आपको सेकंड प्रेशर में से फर्स्ट प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर देखिए, तो मान लिया है कि जो P है ये डिक्रीज़ है जो प्रेशर में हुआ है, तो लेट P इज़ द डिक्रीज़ इन प्रेशर ऑफ N2O5 इन 30 मिनट्स। तो इन 30 मिनट्स में जिसमें ये रिएक्शन का प्रेशर 148 mm हुआ है, इसमें जो डिक्रीज़ है वो 4 हुआ है, यानी जो कमी हुई है प्रेशर में वो आपने P मान ली है। आगे देखते हैं। तो हमने ये रिएक्शन लिख ली है। तो इनिशियल प्रेशर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 125 mm है, तो इनिशियल प्रेशर केवल रिएक्टेंट का होगा। इट मीन्स प्रोडक्ट का प्रेशर आपने ज़ीरो ले लिया है। आफ्टर 30 मिनट्स हम मान लेते हैं कि रिएक्टेंट में से जो प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है वो क्या है, P है। तो जो प्रेशर यहाँ डिक्रीज़ हुआ है वही प्रोडक्ट का होगा, तो N2O4 का भी P है और आपका O2 का प्रेशर भी P ही है। बस क्योंकि यहाँ हाफ है तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हाफ कर लिया है। इस स्टेज में यानी आफ्टर 30 मिनट्स पर टोटल प्रेशर आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है इन सब के प्रेशर को प्लस करेंगे, आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको टोटल प्रेशर 148 दिया गया है। देखिए, इस P से ये P कैंसिल होगा और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इस P की वैल्यू कितनी मिलेगी, 46 mm मिलेगी। इट मीन्स 30 मिनट्स में प्रेशर में जो डिक्रीजिंग हुई है वो आपकी 46 mm है, यानी मिलीमीटर है। क्वेश्चन में आपको एटमॉस्फेरिक में या फिर ATM में रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, तो हम इस mm में जो प्रेशर है इसे ATM में चेंज कर लेंगे और ATM में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, मिलीमीटर में 760 का डिवाइड कर देते हैं। तो वही आपने किया है। यहाँ पर क्या आएगा, ये आपकी वैल्यू ATM में हो गई है। अब आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा, जो आपका प्रेशर है अपॉन टाइम है। तो प्रेशर आपका यही है 46/760 आपने ये लिया और टाइम कितना है 30 मिनट्स। इसे सॉल्व करने पर आपका ये आया है। इस तरीके से आपने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना था रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड में। क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू है वो मिलीमीटर में यानी प्रेशर में दी गई है, इसलिए हम सीधा यहाँ पे मोल पर लीटर में से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप इस प्रेशर को कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे। तो देखिए, सेकंड सॉल्व करने के लिए आप लेते हैं, हम जानते हैं कि PV इज इक्वल होता है nRT। यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम, R है N है नंबर ऑफ मोल्स, R रिडबर्ग कांस्टेंट और T है आपका टेम्परेचर। देखिए, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, इस V का N के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा N/V और ये दोनों RT को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आपकी बनेगी। यहाँ से आप जानते हैं कि N/V को ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अगर ये वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करनी है तो P की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं या ऊपर भी हमने देखी है, और R की वैल्यू आप जानते हैं कि 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स होती है, और टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 475 केल्विन। वो सारी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर ली है और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगी आपके पास मोलर कंसंट्रेशन। ये मोलर कंसंट्रेशन को अब आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया है मोलर कंसंट्रेशन, ये आपका क्या है, टाइम है, और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे।